आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिनेकल पब्लिकेशन की थियरी बुक में बायोलॉजी। ये हमारी सीरीज 60 डेज में कंप्लीट होगी। ये हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है। विज्ञान, कोशिका, जीवन की मूल इकाई। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल शब्द की खोज की और गढ़ा। सबसे छोटी इकाई जो स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है और जो सभी जीवित जीवों और शरीर के ऊतकों को बनाती है, कोशिका के रूप में जानी जाती है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एक कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिकाएं जीव के शरीर को संरचना और सहारा प्रदान करती हैं। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और कोशिका के केंद्रक शामिल हैं। श्लाइडन 1838 और श्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। एक कोशिकीय जीव, जिसे एकल कोशिका वाले जीव के रूप में भी जाना जाता है, एक जीव है जिसमें एक कोशिका होती है। उदाहरण बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक आदि हैं। बहुकोशिकीय जीव कई कोशिकाओं से बना होता है। उदाहरण मनुष्य, पेड़, कुत्ते, बिल्लियां आदि हैं। कोशिका का प्रकार: 1. प्रोकैरियोटिक। 2. यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कोई भी एक कोशिकीय जीव जिसमें झिल्लीयुक्त केंद्रक और झिल्ली नहीं होती। उदाहरण बैक्टीरिया और आर्किया। साइनोबैक्टीरिया, नीला हरा शैवाल, एस्चेरिचिया कोली, माइकोप्लाज्मा, स्ट्रेप्टोकोकस, नोस्टॉक, एनाबिना। कोशिका का आकार छोटा है, 5 माइक्रोमीटर से कम। डीएनए प्रतिकृति एक बार में पूरे जीनोम की प्रतिकृति बनाता है। गुणसूत्र डीएनए और प्लास्मिड का एक लंबा सिंगल लूप। राइबोसोम छोटे होते हैं। वृद्धि दर तेज होती है। ऑर्गेनेल अनुपस्थित हैं। सभी प्रोकैरियोट्स में वंशानुगत जानकारी संग्रहित करने की क्षमता होती है। कोशिका भित्ति जटिल होती है। सभी प्रोकैरियोट्स में मौजूद प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य मौजूद हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कोई भी बहुकोशिकीय जीव जिसमें एक स्पष्ट रूप से परिभाषित केंद्रक और झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं। उदाहरण पशु, पौधे, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। कोशिका का आकार बड़ा माइक्रोमीटर होता है, 10 to 100। डीएनए प्रतिकृति चयनात्मक उत्पत्ति और अनुक्रम के साथ अत्यधिक विनियमित। गुणसूत्र 1 से अधिक। राइबोसोम बड़े होते हैं, वृद्धि दर धीमी है तथा ऑर्गेनेल उपस्थित होते हैं। सभी यूकैरियोट्स में वंशानुगत जानकारी संग्रहित करने की क्षमता होती है। कोशिका भित्ति सरल पौधों और कवक में मौजूद होती है। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य मौजूद हैं। डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। यह एक अत्यधिक एंजाइम निर्भर प्रक्रिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्रतिकृति डीएनए कोशिका द्रव्य में प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति की उत्पत्ति एकल है। इसमें थोड़ी मात्रा में डीएनए होता है। 2 वृत्ताकार गुणसूत्र प्राप्त होते हैं: सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्रतिकृति डीएनए केंद्रक में प्रतिकृति करता है। प्रतिकृति की उत्पत्ति एकाधिक है। प्रोकैरियोटिक डीएनए की तुलना में डीएनए 50 गुना अधिक है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड प्राप्त होते हैं: लीनियर, डबल स्ट्रैंडेड डा। जीनोम एक जीव में डीएनए आनुवंशिक सामग्री के पूर्ण सेट को संदर्भित करता है। कोशिका के भाग: कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर एक निश्चित वातावरण भी प्रदान करता है और उस झिल्ली के कई अलग अलग कार्य होते हैं। एक कार्य पोषक तत्वों को कोशिका में पहुंचाना और विषैले पदार्थों को कोशिका से बाहर ले जाना भी है। कोशिका झिल्ली कोशिका के लिए कुछ संरचनात्मक सहायता भी प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका झिल्ली पर मौजूद सोडियम पोटेशियम पंप सक्रिय परिवहन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो 3 सोडियम आयनों को बाहर और 2 पोटेशियम आयनों को प्रति एटीपी कोशिका के अंदर पहुंचाता है।
सक्रिय परिवहन चढ़ाई परिवहन पदार्थों को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता तक सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध पहुंचाता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स निष्क्रिय परिवहन झिल्ली प्रोटीन का एक विस्तृत समूह है जो प्लाज्मा झिल्ली में ग्लूकोज के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। ग्लाइकोकेलिक्स कई बैक्टीरिया और अन्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद 3 परत वाले कोशिका झिल्ली की सबसे बाहरी परत है। इसके बाद कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली होती है। यह कोशिका भित्ति से जुड़े पॉलीसेकेराइड का एक जाल है। कोशिका भित्ति ये अधिकांश पादप कोशिकाओं, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और कुछ आर्किया में पाए जाते हैं। उन कोशिकाओं में जहां कोशिका भित्ति मौजूद होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली से सटी सबसे बाहरी परत बनाती है। कोशिका भित्ति एक कठोर अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल संरचना है जो सेल्यूलोज या काइटिन से बनी होती है। काइटिन एक प्रमुख कोशिका भित्ति घटक है जो कवक में पाया जाता है लेकिन पौधों में नहीं। साइटोस्केलेटन कोशिका कंकाल कोशिका द्रव्य के अंदर मौजूद होता है, जिसमें कोशिका को सही आकार प्रदान करने के लिए माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स और फाइबर होते हैं, ऑर्गेनेल को एंकर करते हैं और कोशिका गति को उत्तेजित करते हैं। केंद्रक ये जीवित कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये सामान्यतः गोलाकार होता है और कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। इसे माइक्रोस्कोप की मदद से चिन्हित और आसानी से देखा जा सकता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज की। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक दोहरी परत वाली झिल्ली द्वारा अलग होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये छिद्रयुक्त भी है और कोशिका द्रव्य और केंद्रक विसरण के अंदर सामग्री के संचलन की अनुमति देती है। उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी से हम केंद्रक में एक छोटा गोलाकार पिंड देख सकते हैं। इसे केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए अणु को धागे जैसी संरचनाओं में पैक किया जाता है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए से बना होता है जो कई बार हिस्टोन कहे जाने वाले प्रोटीन के चारों ओर कसकर कुंडलित होता है जो इसकी संरचना का समर्थन करता है। केंद्रक कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। हिस्टोन एक प्रोटीन है जो गुणसूत्र के लिए संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ है। कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव पदार्थ है। इसमें कई विशेष कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, राइबोसोम आदि भी होते हैं। इनमें से प्रत्येक कोशिकांग कोशिका के लिए एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका अंगक झिल्लियों से घिरे होते हैं। झिल्लियों के महत्व को विषाणुओं के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। विषाणुओं में किसी प्रकार की झिल्लियों की कमी होती है और इसलिए वे तब तक जीवन के लक्षण नहीं दिखाते जब तक कि वे एक सजीव शरीर में प्रवेश नहीं कर लेते हैं और इसकी कोशिका मशीनरी का उपयोग गुना करने के लिए नहीं करते हैं। साइटोप्लाज्मिक झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो यह निर्धारित करती है कि कोशिका के अंदर और बाहर क्या जाता है। पदार्थ सरल प्रसार, परासरण, निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस द्वारा यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्मिक झिल्ली को पार कर सकते हैं। साइटोसोल को कोशिका द्रव्य के घटक के रूप में जाना जाता है। ये यूकेरियोट्स में कोशिका अंगक को घेरता है। प्रोकैरियोट्स में सभी उपापचय अभिक्रिया यहाँ होती हैं। इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि जबकि साइटोसोल कोशिका द्रव्य में निहित द्रव है, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के भीतर का संपूर्ण पदार्थ है। जीवद्रव्य को कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं की तरह सुसंगठित नहीं होता है। कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है जो अपनी अवयव को बाहरी वातावरण से अलग रखती है। केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण कोशिका के केंद्रक क्षेत्र को खराब रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह के एक अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र में केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसे रसधानी कहा जाता है। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जोड़ केंद्रक के रूप में जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक शामिल हैं।
रिक्तिका वैक्यूल्स कोशिका द्रव्य में रिक्त संरचना रिक्तिका कहलाती है। ये प्याज की कोशिका पादप कोशिका की तरह एकल और बड़ी हो सकती है। गाल की कोशिकाओं चीक सेल्स पशु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं सामान्य हैं। पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। रिक्तिका एक झिल्लीबद्ध कोशिका अंग है। पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं आमतौर पर छोटी होती हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करती हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। कभी कभी एक रिक्तिका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है। रिक्तिकाएं या रसधानियां वैक्यूल्स ठोस या तरल पदार्थ के लिए भंडारण थैलियां होती हैं। कुछ पादप कोशिकाओं की केंद्रीय रिक्तिका कोशिका आयतन के 50-90% कर सकती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कोशिका तरल से भरी होती हैं और स्फीति सूजा हुआ और सख्त और कठोरता प्रदान करती हैं। पादप कोशिका के जीवन में महत्व के कई पदार्थ रिक्तिका में जमा होते हैं। इनमें अमीनो अम्ल शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन शामिल हैं। अमीबा जैसे एककोशिकीय जीवों में खाद्य रिक्तिका में वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका अमीबा ने उपभोग किया है। कुछ एककोशिकीय जीवों में विशिष्ट रिक्तिकाएं कोशिका से अतिरिक्त पानी और कुछ अपशिष्टों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लीबद्ध ट्यूब और शीट्स का एक बड़ा जाल है। ये लंबी नलिकाओं या गोल या लंबी थैलियों वेसिकल्स की तरह दिखाई देती है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के समान है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका कोशिका में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल अंगक है और प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन, प्रोटीन तह, लिपिड और स्टेरॉइड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट उपापचय और कैल्शियम भंडारण का एक प्रमुख स्थल है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका के विविध कार्य अलग अलग डोमेन द्वारा किए जाते हैं, नलिकाओं, चादरों और केंद्रक लिफाफे से मिलकर। ये सारणीबद्ध रूप में है और राइबोसोम की कमी है और वसा और स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन और चयापचय से जुड़ा हुआ है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर राइबोसोम आरईआर एक माइक्रोस्कोप से देखने पर खुरदरा दिखता है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नामक कण होते हैं। राइबोसोम, जो सभी सक्रिय कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, प्रोटीन निर्माण के स्थल होते हैं। निर्मित प्रोटीन को अंतःप्रद्रव्यी जालिका का उपयोग करते हुए आवश्यकता के आधार पर कोशिका में विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अणुओं, लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स के निर्माण में मदद करता है जैसा कि प्लाज्मा झिल्ली में होता है, और स्टेरॉइड जो कोशिका क्रियात्मक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जैवजनन के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य प्रोटीन और लिपिड वसा, एंजाइम और हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि यह विभिन्न कोशिकाओं में दिखने में काफ़ी भिन्न होता है, ये हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। इस प्रकार अंतःप्रद्रव्यी जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच या कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थ, विशेषकर प्रोटीन के परिवहन के लिए चैनल के रूप में काम करना है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों के लिए एक सतह प्रदान करने वाले साइटोप्लाज्मिक ढांचे के रूप में भी कार्य करता है। कशेरुक नामक जानवरों के समूह की यकृत कोशिकाओं में चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कई जहरों और दवाओं को विश्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोल्जिकाया में झिल्लीबद्ध पुटिकाओं की एक प्रणाली होती है जो ढेर में एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती है, जिसे सिस्टन कहा जाता है। कोशिका के कोशिका द्रव्य जेल जैसा द्रव के अंदर झिल्लियों द्वारा गठित छोटे फ्लैट थैलों का ढेर होता है। गोल्जिकाया कोशिका के अंदर और बाहर अन्य स्थानों पर उपयोग के लिए प्रोटीन और लिपिड वसा अणु तैयार करता है। गोल्जिकाया एक कोशिका ऑर्गेनल अंगक है। इसे गोल्जी उपकरण और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। प्रमुख कार्य गोल्जिकाया लक्षित स्थलों तक वितरण के लिए प्रोटीन और लिपिड वसा को पुटिकाओं में परिवहन, संशोधित और पैकेजिंग करना, कुछ मामलों में
गोल्जी उपकरण में साधारण शर्करा से जटिल शर्करा बनाई जा सकती है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में भी शामिल होता है। गोल्जी सिस्टनी गोल्जी उपकरण में दृश्य झिल्ली विशिष्ट उत्तल स्याही बनाने वाले चेहरे और अवतल ट्रांस या परिपक्व चेहरे के साथ केंद्रक के पास केंद्रित रूप से व्यवस्थित होते हैं। गोल्जी उपकरण 1898 में कैमिलो गोल्जी द्वारा खोजा गया, केंद्रक के करीब स्थित है और स्रावी कोशिकाओं में बहुत बड़ा हो सकता है, जहां ये लगभग पूरा कोशिका द्रव्य भरता है। लाइसोसोम कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। लाइसोसोम किसी भी बाहरी सामग्री के साथ साथ घिसे हुए कोशिका अंगक को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। कोशिका में प्रवेश करने वाली बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया या भोजन, साथ ही पुराने ऑर्गेनेल अंगक लाइसोसोम में समाप्त हो जाते हैं, जो उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम ऐसा करने में सक्षम हैं क्योंकि उनमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। कोशिका उपापचय में अव्यवस्था के समय, उदाहरण के लिए जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम फट सकते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को एक कोशिका के आत्मघाती थैला के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। संरचनात्मक रूप से लाइसोसोम पाचन एंजाइमों से भरे झिल्लीबद्ध थैली होते हैं। ये एंजाइम खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका से बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावरहाउस कहा जाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में जारी की जाती है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट है तो एटीपी बिजली है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। शरीर नए रासायनिक यौगिक बनाने और यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ एक के बजाय 2 झिल्लीदार आवरण होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को 1898 में कार्ल बेंडा द्वारा गढ़ा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रियन की आंतरिक झिल्ली में एक तह है। बाहरी झिल्ली बहुत छिद्रयुक्त होती है जबकि भीतरी झिल्ली गहराई से मुड़ी होती है। ये तह एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इस अर्थ में अनोखा अंग है कि इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तैयार करते हैं। लवक प्लास्टिड्स कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कई छोटे रंगीन अवयव होते हैं। लवक कहलाते हैं। ये अलग अलग रंग के होते हैं। लवक केवल पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। लवक 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट्स रंगीन लवक और ल्यूकोप्लास्ट्स सफेद या रंगीन लवक। लवक बाहरी संरचना में दोहरी झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन के दाने जैसे पदार्थ जमा होते हैं। प्लास्टिड्स के आंतरिक संगठन में स्ट्रोमा नामक पदार्थ में अंतर्निहित कई झिल्ली परतें होती हैं। ल्यूकोप्लास्ट लवक का प्रकार रंगहीन, गैर वर्णयुक्त लवक हैं। 3 प्रकार एमिलोप्लास्ट्स तीनों में सबसे बड़े हैं और वे स्टार्च को स्टोर और संश्लेषित करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट्स प्रोटीन को स्टोर करने में मदद करते हैं जो एक पौधे की जरूरत होती है और आमतौर पर बीजों में पाया जा सकता है। और अलायोप्लास्ट्स वसा और तेलों को स्टोर करने में मदद की जरूरत होती है, पौधे द्वारा। डेस्मोसोम अंतरकोशिकीय जंक्शन है जो कोशिकाओं के बीच मजबूत आसंजन प्रदान करते हैं। डेस्मोसोम एक एडहेसिव अंतरकोशिकीय जंक्शन है जो ऊतकों के लिए महत्वपूर्ण है जो यांत्रिक तनाव का अनुभव करते हैं, जैसे कि मायोकार्डियम, म्यूकोसा और त्वचा। मूत्राशय, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ये पहली बार इटालियन पैथोलॉजिस्ट ग्यूलियो बिज़्ज़ेरो द्वारा एपिडर्मिस की स्पिनस परत में देखा गया था। कोशिका चक्र। कोशिका चक्र घटनाओं की एक श्रृंखला है जो एक कोशिका के बढ़ने और विभाजित होने पर घटित होती है। एक कोशिका अपना अधिकांश समय अंतरावस्था कहलाती है और इस दौरान वह बढ़ती है, अपने गुणसूत्रों की प्रतिकृति बनाती है और कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है।
तब कोशिका अंतरावस्था छोड़ती है, माइटोसिस से गुजरती है और अपना प्रभाग पूरा करती है। इंटरफेस कोशिका चक्र का वह चरण है जिसमें एक विशिष्ट कोशिका अपना अधिकांश जीवन बिताती है। अंतरावस्था कोशिका का दैनिक जीवन यह उपापचय चरण है, जिसमें कोशिका पोषक तत्व प्राप्त करती है और उन्हें उपापचय करती है, बढ़ती है, समसूत्रण की तैयारी में अपने डीएनए की प्रतिकृति बनाती है और अन्य सामान्य कोशिका कार्यों का संचालन करती है। एस चरण संश्लेषण चरण कोशिका चक्र का चरण है जिसमें डीएनए को दोहराया जाता है। G1 चरण और G2 चरण के बीच होता है। चूंकि सफल कोशिका विभाजन के लिए जीनोम का सटीक दोहराव महत्वपूर्ण है, एस चरण के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं को कड़ाई से विनियमित और व्यापक रूप से संरक्षित किया जाता है। कोशिका जीव विज्ञान में माइटोसिस कोशिका चक्र का एक हिस्सा है जिसमें दोहराए गए गुणसूत्र दो नए केंद्रों में अलग हो जाते हैं। माइटोसिस द्वारा कोशिका विभाजन आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाओं को जन्म देता है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या बनी रहती है। इसलिए समसूत्री विभाजन को समता विभाजन भी कहते हैं। प्रोफेज माइटोसिस का प्रारंभिक चरण है, वह प्रक्रिया जो एक मूल कोशिका के केंद्रक में ले जाए गए डुप्लीकेट आनुवंशिक सामग्री को दो समान संतति कोशिकाओं में अलग करती है। प्रोफेज के दौरान केंद्रक में निहित डीएनए और प्रोटीन का परिसर, जिसे क्रोमेटिन के रूप में जाना जाता है, संघनित होता है। प्रोमेटाफेज माइटोसिस का दूसरा चरण है, वह प्रक्रिया जो एक मूल कोशिका के केंद्रक में ले जाए गए डुप्लीकेट आनुवंशिक सामग्री को दो समान संतति कोशिकाओं में अलग करती है। प्रोमेटाफेज के दौरान केंद्रक को घेरने वाला भौतिक अवरोध, जिसे केंद्रक आवरण कहा जाता है, टूट जाता है। एनाफेज माइटोसिस का चौथा चरण है, वह प्रक्रिया जो एक मूल कोशिका के केंद्रक में ले जाए गए डुप्लीकेट आनुवंशिक सामग्री को दो समान संतति कोशिकाओं में अलग करती है। टेलोफेज कोशिका चक्र का अंतिम चरण है जिसे दूरस्थ चरण कहा जाता है, जहां गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों तक पहुंचते हैं और डीएनए के पतले धागों में खुल जाते हैं, तंतु के रेशे गायब हो जाते हैं और केंद्रक झिल्ली फिर से प्रकट हो जाती है। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिनकी संरचना समान होती है और जो एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। एक निर्जीव पदार्थ, जिसे अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स कहा जाता है, कोशिकाओं के बीच की जगहों को भरता है। ये कुछ ऊतकों में प्रचुर मात्रा में और अन्य में न्यूनतम हो सकता है। ऊतक फ्रांसीसी शब्द टिस का अर्थ है बुनना कोशिकाओं के समूह हैं जिनकी एक समान संरचना होती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ऊतक के चार मूल प्रकार हैं: संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। स्थायी ऊतक के लक्षण: इन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन की शक्ति नहीं होती। कोशिकाएं अच्छी तरह से विकसित और उचित आकार की होती हैं। कोशिका भित्ति तुलनात्मक रूप से मोटी होती है। कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा होता है और कोशिका द्रव्य सघन होता है। आमतौर पर कोशिका में रिक्तिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान हो सकते हैं। स्थायी ऊतक तीन मुख्य प्रकार के होते हैं। वे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा हैं। जालीदार ऊतक, ढीले संयोजी ऊतक का एक रूप जिसमें जालीदार फाइबर सबसे प्रमुख रेशेदार घटक होते हैं। अस्थि मज्जा, यकृत और लसिका भंगों, तिल्ली, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल की सहायक संरचना के रूप में कार्य करता है। उपकला एक प्रकार का शरीर का ऊतक है जो आपके शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाता है, शरीर की गुहाओं और खोखले अंगों को रेखाबद्ध करता है और ग्रंथियों में प्रमुख ऊतक है। वसा ऊतक, जिसे शरीर में वसा के रूप में जाना जाता है, एक संयोजी ऊतक है जो आपके पूरे शरीर में फैलता है। यह आपकी त्वचा के नीचे उपचर्म वसा, आपके आंतरिक अंगों आंत का वसा और यहाँ तक कि हड्डियों की आंतरिक गुहाओं अस्थि मज्जा वसा ऊतक में पाया जाता है। उपकला ऊतक पशु शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है। सरल उपकला के चार प्रमुख वर्ग हैं: 1 सरल शल्की, 2 सरल घनाकार, 3 सरल स्तंभकार और 4 स्तरित शल्की। संयोजी ऊतक के प्रकार में उपास्थि, हड्डी, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, लोचदार फाइबर, रक्त, हेमेटोपोइटिक लसिका, वसा ऊतक, अस्थि मज्जा और लसिका ऊतक शामिल हैं।
एक विभज्योतक अधिकांश पौधों में ऊतक होता है जिसमें पौधे के क्षेत्रों में पाए जाने वाले अविभाजित कोशिकाएं होती हैं जहां विकास हो सकता है। पेरेनकाइमा एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों में जमीन के ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, जहां अन्य ऊतक जैसे संवहनी ऊतक अंतर्निहित होते हैं। वे गैर संवहनी होते हैं और सरल, जीवित और अविभाजित कोशिकाओं से बने होते हैं, जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए संशोधित होते हैं। कोलेनकाइमा पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक ऊतक है जो सहायता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। इसे जमीन के ऊतक पेरेनकाइमा का हिस्सा माना जाता है और यह पौधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइबोसोम झिल्ली से बंधे नहीं होते हैं और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। इन जीवों को अपने कार्यों को करने के लिए एक झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार इससे रहित होते हैं। राइबोसोम के चारों ओर एक झिल्ली का मतलब होगा कि राइबोसोम में प्रोटीन का परिवहन ऊर्जा खपत होगा। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने कोशिकांग हैं जो आनुवंशिक कोड को अमीनो अम्ल की श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। राइबोसोम की खोज जॉर्ज जी पलाडी ने की थी। पॉलीसोम राइबोसोम का एक समूह जो एक धागे पर मोतियों जैसे मरना अणु से बंधा होता है। उनमें आनुवंशिक कोड का एक भाग शामिल होता है जो प्रत्येक राइबोसोम द्वारा अनुवादित होता है और एक ही पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियों के संश्लेषण में नियोजित होता है। इसमें एक मरना अणु और दो या दो से अधिक राइबोसोम का एक जटिल होता है जो मरना निर्देशों को पॉलीपेप्टाइड्स में अनुवाद करने के लिए कार्य करता है। पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्डर द्वारा जुड़े अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखला। अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला को प्रोटीन कहा जाता है। पॉलीमर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बहुत बड़े अणु होते हैं जिन्हें मैक्रोमोलेक्यूल्स कहा जाता है, जो कई दोहराई जाने वाली उपिकायों से बना होता है। मोनोमर एक अणु जो पॉलीमर के लिए मूल इकाई बनाता है। उदाहरण चीनी, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज जैसे पॉलीमर का एक मोनोमर है। पेरोक्सोसोम छोटे, झिल्लीबंद अंग होते हैं जिनमें ऊर्जा चयापचय के कई पहलुओं सहित विभिन्न प्रकार की चयापचय प्रतिक्रियाओं में शामिल एंजाइम होते हैं। झिल्ली प्रोटीन उन प्रक्रियाओं में मध्यस्थता करती हैं जो जैविक कोशिकाओं के फलने फूलने के लिए मूलभूत हैं। झिल्ली अंतर्निहित ट्रांसपोर्टर्स झिल्ली में आयनों और बड़े विलेय को स्थानांतरित करते हैं। रिसेप्टर्स कोशिका और उसके वातावरण के बीच संचार में मध्यस्थता करते हैं और झिल्ली अंतर्निहित एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स एक प्रकार के जटिल लिपिड हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वर्षीय अम्ल, स्फिंगोलिपिड्स या ग्लिसरॉल समूह शामिल हैं। ग्लाइकोलिपिड्स शब्द मुख्य रूप से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बंधे एक या एक से अधिक मोनोसेक्राइड अवशेषों वाले किसी भी यौगिक का वर्णन करता है। एकल झिल्ली बाउंड कोशिकांग, रसधानी लाइसोसोम, गोल्जिकाया, अंतःप्रद्रव्यी जालिका एकल झिल्ली बाउंड कोशिकांग हैं जो केवल यूकेरियोटिक कोशिका में मौजूद होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली बाउंड कोशिकांग हैं जो केवल एक यूकेरियोटिक कोशिका में मौजूद हैं। वहिनिका पौधों के जाइलम में एक ट्रेकिड एक लंबी और पतला लिग्निफाइड कोशिका होती है। यह एक प्रकार की प्रवाहकीय कोशिका है जिसे ट्रेकिरी तत्व ट्रिचियरी एलिमेंट कहा जाता है। जाइलम के माध्यम से पानी के परिवहन के लिए एंजियोस्पर्म एक अन्य प्रकार के ट्रेकिरी तत्व का उपयोग करते हैं जिसे वाहिका तत्व वेसल एलिमेंट्स कहा जाता है। प्रोटीन बड़े, जटिल अणु होते हैं जो शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अधिकांश कार्य कोशिकाओं में करते हैं और शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और नियमन के लिए आवश्यक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कोशिकांग कई तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के समान हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एंडोसिम्बियोसिस द्वारा विकसित चयापचय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्य करते हैं, जिसमें उनकी अपनी आनुवंशिक प्रणाली होती है और विभाजन द्वारा दोहराई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की खोज ह्यूगो वॉन मोहल ने की थी। विसरण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में अणुओं का संचलन है जो सघनता प्रवणता या कोशिका के पार गैसों की गति है। जीव विज्ञान में परासरण पानी के अणुओं की उच्च सांद्रता वाले घोल से पानी के अणुओं की कम सांद्रता वाले घोल की ओर एक कोशिका के आंशिक रूप से पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति है। फागोसाइटोसिस एककोशिकीय जीवों में पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है,
जबकि बहुकोशिकीय जीवों में यह फागोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं में पाया जाता है। फागोसाइटोसिस में 0.5 माइक्रोमीटर से बड़े कणों की पहचान और अंतर्ग्रहण एक प्लाज्मा झिल्ली व्युत्पन्न पुटिका में होता है, जिसे फागोसोम के रूप में जाना जाता है। स्यूडोपोडिया एक कोशिका के कोशिका द्रव्य के अस्थायी अनुमान प्रोजेक्शन है। स्यूडोपोडिया का उपयोग अमीबा और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में चलने और खिलाने के लिए किया जाता है। एक्टिन फिलामेंट्स के पोलिमराइजेशन की सक्रियता झिल्ली को विस्तारित करने और स्यूडोपोडिया बनाने के लिए मजबूर करती है। स्तंभकार उपकला कोशिकाएं लंबी और स्तंभ के आकार की होती हैं और उनकी चौड़ाई कम से कम 4 गुना अधिक होती है। तार्ककाया कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में शामिल एक कोशिकीय संरचना है। लाइसोसोम एक झिल्लीबद्ध कोशिका अंग है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। सफ्रानिन एक जैविक दाग है जिसका उपयोग ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान में किया जाता है। ये कुछ धुंधला प्रोटोकॉल में काउंटस्टेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोशिका केंद्रक लाल रंग का रंग। ये ज्यादातर उपास्थि, म्यूसिन और मास्ट कोशिका कणिकाओं की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। क्रेसोल लाल एक ट्राइरिलीमीथेन डाई है जिसका उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर या फसूचक के रूप में किया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन जीवाणु कोशिका भित्ति। पेक्टिन फलों की कोशिका भित्ति। काइटिन कीट कोशिका भित्ति एल और सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति। कोशिकाएं पानी, अकार्बनिक आयनों और कार्बन युक्त कार्बनिक अणुओं से बनी होती हैं। पानी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु है, जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक के लिए जिम्मेदार है। मुख्य रूप से कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन प्रक्रिया कोशिकाएं स्वयं की सटीक प्रतिकृतियां बनाने के लिए उपयोग करती हैं। आँखों, त्वचा, बालों और मांसपेशियों की कोशिकाओं सहित शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में माइटोसिस देखा जाता है। ये 2 द्विगुणित 2n कोशिकाओं का उत्पादन करता है जो आनुवंशिक रूप से एक दूसरे और मूल जनक कोशिका के समान होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन इस प्रकार के कोशिका विभाजन में समसूत्री के जैसे समान संतति कोशिकाओं के बजाय शुक्राणु या अंडाणु उत्पन्न होते हैं। इसमें एक एकल कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न करती है जिनमें आधी मूल मात्रा में आनुवंशिक जानकारी होती है। द्विखंडना बैक्टीरिया जैसे एकल कोशिका वाले जीव प्रजनन के लिए खुद को दोहराते हैं। कोशिका चक्र के चरण अंतराप्रावस्था G1 चरण गैप 1s चरण संश्लेषण और G2 चरण गैप 2 और माइटोसिस M चरण प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये पूरी प्रक्रिया जहां एक एकल मूल कोशिका की सहायता से एक नई कोशिका आबादी बढ़ती और विकसित होती है, कोशिका चक्र के रूप में जानी जाती है। इसकी खोज प्रीवोस्ट और डुमास 1824 ने मेढक के युग्मनज के विदलन का अध्ययन करते हुए की थी। कॉला कोशिकाएं चाइनोसाइट्स, फ्लैगेलेटेड कोशिकाएं स्पोंगोकोल की आंतरिक सतह और स्पंज की नहर को रेखाबद्ध करती हैं। सभी छानोसाइट्स से कशाभिका की धड़कन कई ओस्टिया के माध्यम से स्पंज में छानोसाइट्स द्वारा पंक्तिबद्ध स्थानों में पानी खींचती है और अंत में ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर निकलती है। दैहिक कोशिकाएं किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को संदर्भित करती हैं जिनमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या होती है। युग्मक सेक्स कोशिकाओं अंडे या शुक्राणु का वैज्ञानिक नाम है। श्वेत रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनमें रिक्तिकाएं का अभाव होता है क्योंकि वे सख्ती से विभाजित होते हैं, इसलिए उन्हें भोजन या अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में मौजूद कोशिकांग, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, डीएनए और राइबोसोम से बनी आनुवंशिक पदार्थ हैं। राइबोसोम 1955 में जॉर्ज जी. पालाडे द्वारा खोजा गया राइबोसोमल आरएनए अणुओं और प्रोटीन से बना एक जटिल अणु है जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक कारखाना बनाता है। एक अंग ऑर्गन लैटिन ऑर्गनम से आया है जिसका अर्थ है एक उपकरण या उपकरण ऊतकों का एक संग्रह है जो संरचनात्मक रूप से एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष रूप से एक कार्यात्मक इकाई बनाता है। एक अंग प्रणाली ऑर्गन सिस्टम एक जैविक प्रणाली है जिसमें अंगों का एक समूह होता है जो एक या अधिक कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं।
अणु एक साथ बंधे दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने तटस्थ कण होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कैरोटीनॉयड संचयित प्लास्टिड जो कई फूलों और फलों के साथ साथ कुछ कंदों और जड़ों को रंग प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिका के पावरहाउस ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है। एक रसधानी एक झिल्ली से बंधी संरचना है जो कोशिका के साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाई जाती है। पॉलीसोम दो या दो से अधिक लगातार राइबोसोम के समूह होते हैं जो मरना को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। पॉलीसोम्स का कार्य प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एक विशेष पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियों का निर्माण है। एक राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना एक इंट्रासेल्यूलर संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। पॉलीसोम एक धागे जैसी संरचना राइबोसोम का समूह है जो एक संदेशवाहक आरएनए अणु से बंधी होती है। जेई पुरकिंजे 1839 ने कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा। प्रोटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आसपास कोशिका का जीवित पदार्थ है। ल्यूवेनहोक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया दोनों की खोज की थी। विर्चो ने जूनोसिस शब्द गढ़ा। श्वान ने कोशिका सिद्धांत की नींव रखी और प्रदर्शित किया कि सभी ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं। थियोडोर श्वान ने जानवरों के ऊतकों के तथ्य का प्रदर्शन किया और 1839 में निष्कर्ष निकाला कि सभी ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्होंने कोशिका सिद्धांत की नींव रखी। लाल रक्त कोशिकाओं सहित कई कोशिकाओं की जांच करने वाले एंटोन वैन ल्यूवेनहोक पहले व्यक्ति थे। वो इन रक्त कोशिकाओं के केंद्रक को देखने वाले पहले व्यक्ति भी थे। उनसे पहले जीवित चीजों के निर्माण खंडों के रूप में कोशिकाओं की धारणा को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कोशिका सिद्धांत का दूसरा अभिगृहीत है। रुडोल्फ विर्चो ने इसका प्रस्ताव रखा था। रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटिश वनस्पतिशास्त्री कोशिका केंद्रक के अपने विवरण और समाधान में सूक्ष्म कणों की निरंतर गति के लिए जाने जाते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहा जाने लगा। हरगोबिंद खुराना ने एंजाइमों की मदद से विभिन्न आरएनए श्रृंखलाओं का निर्माण कर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन एंजाइमों के प्रयोग से वह प्रोटीन का उत्पादन करने में सक्षम था। इन प्रोटीनों के अमीनो अम्ल अनुक्रम ने शेष समस्या को हल कर दिया। पेरोक्सिसोम कोशिकांग हैं जो विविध ऑक्सीडेटिव अभिक्रियाओं को अनुक्रमित करते हैं और चयापचय अभिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों के विसरण और सिग्नलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेरोक्सिसोम में रखे ऑक्सीडेटिव मार्गों में फैटी एसिड बी ऑक्सीकरण शामिल है, जो भ्रूणजनन, अंकुर वृद्धि और रंध्र खोलने में योगदान देता है। ग्लाइऑक्सिसोम विशेष प्रकार के पौधे पेरोक्सिसोम होते हैं जिनमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र एंजाइम होते हैं, जो तिलहन में अंकुरन के शुरुआती चरणों के दौरान लिपिड वसा को शुगर में बदलने में भाग लेते हैं। ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है जो फिलामेंट की लंबी कुर्सियों में पोलिमराइज होता है, जो सूक्ष्म नलिकाएं खोखले फाइबर बनाता है जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इलास्टिन एक प्रोटीन है जो मनुष्यों में ELN जीन द्वारा एन्कोड किया गया है। इलास्टिन नथोस्टोम्स में बाह्य मैट्रिक्स का एक प्रमुख घटक है। यह अत्यधिक लोचदार है और संयोजी ऊतक में मौजूद है जो शरीर में कई ऊतकों को खींचने या सिकुड़ने के बाद अपने आकार को फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। ELN जीन ट्रोपोइलिस्टिन नामक प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। ट्रोपोइलिस्टिन इलास्टिन का घुलनशील मोनोमर जो प्रकृति में सबसे अधिक ध्रुवीय और अघुलनशील प्रोटीनों में से एक है। लेप्टोटीन प्रोफेज का पहला उपचरण है और ये तब होता है जब दोहराए गए गुणसूत्र केंद्रक के अंदर लंबे स्ट्रैंड में संघनित होने लगते हैं। जाइगोटीन प्रोफेज का दूसरा चरण है जिसमें समजात गुणसूत्र जोड़े या सिनेप्स में एक साथ आते हैं। पच्चीटीन अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज का तीसरा चरण है, जिसके दौरान प्रत्येक गुणसूत्र जोड़ी कुछ टूटने और जीन के पार होने के साथ सिस्टर क्रोमेटिड्स में अलग हो जाती है। डिप्लोटीन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान प्रोफेज का एक अंतिम चौथे चरण है, जिसमें टेट्राड्स के क्रोमेटिड जोड़े अलग होने लगते हैं और चियास्माटा देखा जा सकता है। डाइकाइनेसिस प्रोफेज का अंतिम चरण है जो कोशिका के चारों ओर केंद्रीय न्यूक्लियर आवरण के गायब होने का प्रतीक है।
सिनेप्सिसल कॉम्प्लेक्स अर्धसूत्री विभाजन विशिष्ट केंद्रक संरचनाएं हैं जो समरूप गुणसूत्रों के बीच तंग जुड़ाव को मध्यस्थ बनाती हैं। सिनेप्सिस दो समरूप गुणसूत्रों का युग्मन है जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। चियास्माटा गुणसूत्रों के समरूप जोड़े के बीच संपर्क बिंदु को काइज़माटा कहा जाता है। चियास्माटा एक्स आकार की संरचनाएं हैं। सेंट्रोमियर कोशिका विभाजन के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स की एक जोड़ी को एक साथ जोड़ता है। साइटोकिनेसिस कोशिका विभाजन की भौतिक प्रक्रिया है जो पैतृक कोशिका के कोशिका द्रव्य को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित करती है। कैरियोकाइनेसिस कोशिका के केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया है। वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतानों में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं जो जीवित प्रणालियों में पाए जाते हैं। डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है, ज्यादातर एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। मेंडेल के वंशागति के नियम। ग्रेगर जोहान मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवंशिकी के पिता और संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने 1856 और 1863 के बीच मटर के पौधे पाइसम सेटिवम पर कई प्रयोग किए। निष्कर्ष जो जीन माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं वे जोड़े में मौजूद होते हैं। इन जोड़ियों को एलील्स कहा जाता है। लक्षण मिश्रित नहीं थे लेकिन बाद की पीढ़ियों में अलग बने रहे। मटर में मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत लक्षण, तने की ऊंचाई, लंबा बौना, फूल का रंग बैंगनी सफेद, फूल की स्थिति अक्षीय सीमावर्ती, फली का आकार फुला हुआ, संकुचित, फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा। मेंडल ने 3 नियमों का प्रस्ताव दिया। प्रभावित या प्रबलता का नियम, जब शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले माता पिता एक साथ क्रॉस करते हैं तो अगली पीढ़ी में केवल एक प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। एक विषमयुग्मजीय स्थिति में वह एलील जिसके लक्षण अन्य एलील पर व्यक्त किए जाते हैं प्रमुख एलील कहलाते हैं और इस प्रमुख एलील के लक्षण प्रमुख लक्षण कहलाते हैं। एलील एक गुणसूत्र पर एक विशेष क्षेत्र में आनुवंशिक अनुक्रम के 2 या 2 से अधिक संस्करणों में से एक व्यक्ति प्रत्येक जीन के लिए 2 एलील प्राप्त करता है जो कि प्रत्येक माता पिता से एक होता है। जो लक्षण एक पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें प्रमुख लक्षण कहा जाता है। अप्रभावी लक्षण F2 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। F1 फिलियल 1 बीजों पौधों या जानवरों की संतानों की पहली संतानिया पीढ़ी जो विशिष्ट रूप से भिन्न पैतृक प्रकारों के क्रॉस मेटिंग से उत्पन्न होती है। F2 जनरेशंस एक ही परिवार के सदस्यों के बीच अंतर प्रजनन और अंतःप्रजनन के परिणामस्वरूप पैदा हुए लोगों का समूह है। पृथक्करण का नियम, ये नियम बताता है कि युग्मकों के उत्पादन के दौरान प्रत्येक वंशानुगत कारक की 2 प्रतियां अलग हो जाती हैं ताकि संतान प्रत्येक माता पिता से एक कारक फैक्टर प्राप्त कर ले। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, ये नियम कहता है कि युग्मक निर्माण के दौरान लक्षणों की एक जोड़ी स्वतंत्र रूप से दूसरी जोड़ी से अलग हो जाती है। जैसे जैसे व्यक्तिगत आनुवंशिकता कारक स्वतंत्र रूप से जुड़ते हैं विभिन्न लक्षणों को एक साथ होने का समान अवसर मिलता है। आनुवंशिकी गुणसूत्र अधिकांश जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की एक धागे जैसी संरचना है जो जीन के रूप में आनुवंशिक लक्षण ले जाती है। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जो छड़ के आकार रॉड शेप्ड की संरचनाओं के रूप में तभी दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। गुणसूत्रों में डीएनए के रूप में माता पिता से अगली पीढ़ी तक की विशेषताओं की विरासत के बारे में जानकारी होती है। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अणुओं में कोशिकाओं के निर्माण और आयोजन के लिए आवश्यक जानकारी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या 1 से 22 तक होती है और ये दोनों लिंगों के लिए सामान्य होते हैं और कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाते हैं। गुणसूत्र की यह अनोखी संरचना डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के साथ कसकर टाइटली पैक्ड करके कोशिका के अंदर अनुरूप फिट होने के लिए रखती है और यह इसे और अधिक स्थिरता देने में भी मदद करती है।
हिस्टोन एक प्रोटीन है जो गुणसूत्र के लिए संरचनात्मक सपोर्ट प्रदान करता है। कुछ जानवरों में बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उनमें से कई में खाली डीएनए होता है। रिक्त डीएनए को जंक डीएनए कहा जाता है। गुणसूत्र को सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये प्रकार मध्य केंद्र की, उपमध्य केंद्र की, अग्रकेंद्र की और अग्रबिंदु या उपअंतकेंद्र की हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई को आमतौर पर इसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की एक जोड़ी को बेस पेपर कहा जाता है की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये फ्रेडरिक मेस्वर द्वारा पहचाने गए केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ है। इसकी द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई थी। डीएनए 6 आणविक संरचनाओं से बना होता है, जिसमें एक फॉस्फेट अणु और 5 कार्बन शर्करा होते हैं जिन्हें डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए के संरचनात्मक घटक या निर्माण खंड डीएनए का एक मूल निर्माण खंड है। डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक, जहां इसे केंद्रक डीएनए कहा जाता है, में संग्रहीत होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, जहां इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या डीएनए कहा जाता है, में डीएनए की एक छोटी मात्रा भी संग्रहीत होती है। न्यूक्लियोसाइड डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड की संरचनात्मक उपिकाएं हैं। न्यूक्लियोटाइड 4 क्षार में से एक शर्करा और एक फॉस्फेट अणु से बना होता है। एक शुगर फॉस्फेट श्रृंखला सहायक के रूप में कार्य करती है और क्षार अंदर होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एडेनाइन और ग्वानिन, और पाइरिमिडीन साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। डीएनए और आरएनए दोनों के लिए साइटोसिन सामान्य है और थाइमिन डीएनए में मौजूद है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल उपस्थित होता है। एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन और साइटोसिन के बीच अनुपात स्थिर है और 1 के बराबर है। प्यूरिन और पाइरिमिडीन का कार्य यह है कि वे कोशिकाओं के लिए ऊर्जा के रूप में काम करते हैं। डीएनए और आरएनए प्रोटीन, स्टार्च, एंजाइमों के संचालनों, कोशिका संकेतन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। एडेनिन एक रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग डीएनए और आरएनए के निर्माण खंडों में से एक बनाने के लिए किया जाता है। ये शरीर में कई ऐसे पदार्थों का भी हिस्सा है जो कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं। साइटिडिन एक पाइरिमिडीन है जो न्यूक्लिक एसिड में शामिल होने के अलावा पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण के बचाव मार्ग के लिए एक सबस्ट्रेट के रूप में काम कर सकता है। थाइमिन न्यूक्लिक एसिड संरचनाओं को स्थिर करने में मदद करता है। गुवानोसिन एक प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है जिसमें न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं। यह मस्तिष्क में शारीरिक स्थितियों के तहत और पैथोलॉजिकल इवेंट्स के दौरान और भी अधिक जारी किया जाता है। यूरेसिल उन एंजाइमों के संश्लेषण में मदद करता है जो कोशिका के कामकाज के लिए आवश्यक होते हैं। ये जानवरों और पौधों में प्रतिक्रियाओं के लिए कोएंजाइम और एलोस्टेरिक नियामक के रूप में भी कार्य करता है। साइटोसिन 5 मुख्य न्यूक्लियोबेस में से एक है जिसका उपयोग न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में एक कोशिका के भीतर आनुवंशिक जानकारी के भंडारण और परिवहन में किया जाता है। साइटोसिन को डीएनए और आरएनए में गुवानिन के साथ जोड़ा जाता है। केंद्रक न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल एलडीएनए के बीच अंतर केंद्रक डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्थान और संरचना से शुरू होने पर कई तरह से भिन्न होते हैं। केंद्रक डीएनए यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर स्थित होता है और आमतौर पर प्रति कोशिका में 2 प्रतियां होती हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है और इसमें प्रति कोशिका 100-1000 प्रतियां होती है। प्लास्मिड आकार में छोटा, गोलाकार होता है और यह डीएनए का एक टुकड़ा होता है। प्लास्मिड शारीरिक रूप से गुणसूत्र डीएनए से अलग होते हैं और स्वतंत्र रूप से दोहराते हैं। आमतौर पर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन वे बहुकोशिकीय जीवों में भी मौजूद होते हैं। प्लास्मिड डीएनए के छोटे खंडों की क्लोनिंग में उपयोगी होते हैं और प्रोटीन को दोहराने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। डीएनए के कार्य अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में केवल डीएनए का एक खंड और केवल एक स्ट्रैंड को आरएनए में कॉपी किया जाता है।
डीएनए प्रतिकृति आनुवंशिक जानकारी एक कोशिका से अनुजात कोशिकाओं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित की जाती है। ये प्रतिकृति के माध्यम से कार्बन प्रतियां बनाता है। प्रोकैरियोट्स में केवल कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में घंटे लगते हैं। डीएनए पैकेजिंग नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए डीएनए को सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए हिस्टोन ऑप्टेमर के आसपास पैक किया जाता है। न्यूक्लियोसोम नामक संरचना का निर्माण होता है। यूकैरियोट्स के क्रोमेटिन में डीएनए पैक किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए अनुक्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग है और किसी अन्य व्यक्ति से मेल नहीं खा सकता है। ये गुण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उपयोगी है, जो डीएनए के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक को 1984 में ब्रिटिश आनुवंशिकीविद एलेक जेफरीज द्वारा विकसित किया गया था। उत्परिवर्तन कोशिका के डीएनए अनुक्रम में कोई परिवर्तन उत्परिवर्तन कोशिका विभाजन के दौरान गलतियों के कारण हो सकते हैं या वे पर्यावरण में डीएनए हानिकारक एजेंटों के संपर्क में आने के कारण हो सकते हैं। उत्परिवर्तन हानिकारक, लाभकारी या कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। म्यूटेशन शब्द ह्यूगो डी ब्रीस द्वारा दिया गया था। डीएनए के प्रकार बी फॉर्म डीएनए ये डीएनए का सबसे सामान्य रूप है, जिसमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड प्रत्येक दाहिने हाथ के हेलिक्स में एक ही अक्ष के चारों ओर कुंडलित होते हैं। जेड फॉर्म डीएनए परिवर्तनशील प्यूरिन और पाइरिमिडाइन का एक अनुक्रम जेड फॉर्म डीएनए में एक टेढ़ी मेढ़ी संरचना बनाता है। यह एक जीन साइट की शुरुआत में मौजूद है, इसलिए ये जीन विनियमन और प्रतिलेखन में कुछ भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। ए फॉर्म डीएनए यह इस अर्थ में बी फॉर्म डीएनए के समान है कि ये दाएं हाथ की डबल हेलिकल संरचना भी है, लेकिन यह मोटा है और इसके आधार जोड़े के बीच की दूरी कम है। ये तब भी बन सकता है जब प्रोटीन बंधन डीएनए से विलायक को हटा देता है। केंद्रीय सिद्धांत क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार डीएनए को आरएनए में बदल दिया जाता है। बी और आरएनए को प्रोटीन में बदल दिया जाता है। रेट्रोवायरस में सूचना का प्रवाह विपरीत होता है, यानी आरएनए डीएनए मरना प्रोटीन तक। आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय सिद्धांत डीएनए आरएनए प्रोटीन। जीन आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाइयां हैं क्योंकि वे डीएनए से बने होते हैं। प्रवृत्ति एक या अधिक जीनों द्वारा निर्धारित विशेषताओं में से एक है। असामान्य जीन और जीन जो नए उत्परिवर्तन के कारण बनते हैं, वे भी कुछ लक्षणों में परिणत होते हैं। जीन जोड़े में उसी तरह से आते हैं जैसे गुणसूत्र। मनुष्य के प्रत्येक माता पिता में उनके जीन की 2 प्रतियां होती हैं और प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को जीन की एक प्रति देते हैं। यही कारण है कि बच्चे में माता पिता दोनों के कई लक्षण होते हैं, जैसे बालों का रंग, एक जैसी आंखें आदि। जीन के कार्य जीन डीएनए और आरएनए के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जीन में निर्देशों या विशिष्ट कार्यों का एक विशेष समुच्चय सेट होता है। उदाहरण के लिए, ग्लोबिन जीन को हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने का निर्देश दिया गया था। लिंग निर्धारण पुरुष और महिला। पुरुष, उसके शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र, 44 ऑटोसोम्स और एक एक्स और वाई गुणसूत्र। उसके शुक्राणु कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र, कुल का आधा या 22 ऑटोसोम्स और एक एक्स या वाई गुणसूत्र। मादा, उसके शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र, 44 ऑटोसोम्स और एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां। उसके अंडे की कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र, कुल का आधा या 22 ऑटोसोम्स और एक एक्स गुणसूत्र। आरएनए एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। ये न्यूक्लिक एसिड मानव शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। यह आमतौर पर डीएनए अणु से प्राप्त होता है। आरएनए और डीएनए के बीच का अंतर यह है कि इसमें डीएनए के विपरीत एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, और इसमें केवल एक राइबोज शुगर अणु होता है। आरएनए को एक एंजाइम भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रक्रिया में मदद करता है। आरएनए में डीएनए के समान एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन नामक नाइट्रोजन आधार होते हैं, सिवाय थाइमिन के जिसे यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। आरएनए एक हेयरपिन संरचना जैसा दिखता है और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की तरह इस राइबोन्यूक्लिक सामग्री आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं।
आरएनए के कार्य डीएनए के प्रोटीन में बदलने की सुविधा प्रदान करते हैं। टीमें एक अणु के रूप में कार्य करता है। ये डीएनए और एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। ये राइबोसोम को सही अमीनो एसिड चुनने के लिए भी बढ़ावा देता है जो शरीर में नए प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आरएनए के प्रकार टीआरएनए स्थानांतरण आरएनए को शरीर द्वारा सही प्रोटीन या आवश्यक अमीनो एसिड चुनने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। न राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का घटक है और एक कोशिका के कोशिका द्रव्य के भीतर स्थित होता है जहां राइबोसोम पाए जाते हैं। मरना मैसेंजर आरएनए इस प्रकार का आरएनए आनुवंशिक सामग्री को राइबोसोम में स्थानांतरित करके और शरीर की कोशिकाओं द्वारा आवश्यक प्रोटीन के प्रकार के बारे में निर्देश पारित करके कार्य करता है। वंशानुक्रम के कुछ तथ्य। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध परियोजना थी जिसका उद्देश्य मानव डीएनए बनाने वाले आधार जोड़े का निर्धारण करना और भौतिक और कार्यात्मक दृष्टिकोण दोनों से मानव जीनोम के सभी जीनों की पहचान, मानचित्रण और अनुक्रमण करना था। यह 1990 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ। ये दुनिया की सबसे बड़ी सहयोगी जैविक परियोजना बनी हुई है। इस परियोजना को मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। लैक्टोज ओपरॉन लेकोपरॉन एक ओपरॉन है जो ई. कोलाई और कई अन्य एंटेरिक बैक्टीरिया में लैक्टोज के परिवहन और चयापचय के लिए आवश्यक है। हर्ने चेज एक्सपेरिमेंट 1952 अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज द्वारा दिया गया था। हर्शे और चेज ने निष्कर्ष निकाला कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं था और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ था। सैटेलाइट डीएनए का गैर कोडिंग क्षेत्र है जिसमें दोहराव वाले अनुक्रम होते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए अनुक्रम को संदर्भित करता है जो मरना संश्लेषण के दौरान खुद को डुप्लीकेट कर सकता है। कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कार्य करता है। राइबोसोम मरना में अनुलेखित आनुवंशिक कोड को अमीनो एसिड अनुक्रम में बदल करके प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए सार्वभौमिक रूप से जिम्मेदार है। प्रमोटर, जैसा कि जीनोमिक्स से संबंधित है, एक जीन के डीएनए अपस्ट्रीम का एक क्षेत्र है जहां प्रासंगिक प्रोटीन जैसे आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन कारक उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को आरंभ करने के लिए बाध्य होते हैं। एक्सॉन एक जीन का कोडिंग क्षेत्र है जिसमें प्रोटीन को इनकोड करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा कि जीनोमिक्स से संबंधित है, एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम के दो या दो से अधिक भिन्न रूपों की उपस्थिति को संदर्भित करता है जो विभिन्न व्यक्तियों या आबादी के बीच हो सकता है। हैप्लोइड एक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के एकल सेट की उपस्थिति को संदर्भित करता है। डिप्लोइड एक ऐसा शब्द है जो किसी जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के दो पूर्ण सेटों की उपस्थिति को संदर्भित करता है। प्रत्येक माता पिता प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र का योगदान करते हैं। पुनःसंयोजन रिकॉम्बिनेशन गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान। हाइब्रिड डीएनए दो अलग अलग पैतृक अणुओं से पूरक एकल डीएनए किस्में से बनता है। डायहाइब्रिड क्रॉस दो जीवों के बीच एक प्रजनन प्रयोग है जो दो लक्षणों के लिए समान संकर हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक आनुवंशिक क्रॉस जो एक स्थान एकल जीन पर एलील्स के प्रभाव को ध्यान में रखता है।